नमस्कार, स्वागत है आपका गांव के लोग चैनल में। मैं हूं पूजा। आमने सामने प्रोग्राम में आज हमारे साथ है बनारस की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता जागृति राही जी। इन्होंने समाज के विभिन्न तबकों के बीच काम किया है। महिलाओं की शिक्षा, उनके सशक्तिकरण और अधिकारों के लिए संघर्ष करने के साथ ही उनके उत्पीड़न के खिलाफ जागृति जी का संघर्ष उल्लेखनीय है। इसके साथ ही उन्होंने किशोर न्यायालय में सदस्य के रूप में काम किया है। आइए आज जानते हैं उनके जीवन और इन संघर्षों के बारे में। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जागृति राही जी। हमारा सवाल ये है कि आजकल आप क्या काम कर रही हैं और आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो उस सिलसिले में आजकल आपका किस पे काम चल रहा है? मैं सामाजिक कार्यकर्ता, मेरा लगभग 25 सालों का जीवन समाज के लिए गया है काम करते हुए, खासकर बच्चों और महिलाओं के बीच में। लेकिन इस वक्त मैं जो परिस्थितियां हैं देश की, मैं पूरी तरह से राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही हूँ। अच्छा। और जो प्रशिक्षण से पराक्रम करके एक कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से चलाया जा रहा है, अखिल भारतीय कांग्रेस की तरफ से, उसमें उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जा कर के, सारी विधानसभाओं में जाकर हम लोग कार्यकर्ताओं का वैचारिक प्रशिक्षण कर रहे हैं। अच्छा, आप हमेशा किसी न किसी सामाजिक कार्य में ही व्यस्त रहती हैं, तो आपको इस कार्य को करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने इसकी शुरुआत कैसे की और कब आपको लगा कि मुझे इस क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहिए? मेरा बचपन और मेरा बैकग्राउंड जो रहा है पारिवारिक, वो ही सामाजिक रहा है काफ़ी। अच्छा। क्योंकि मेरे माता पिता, मेरे नाना नानी, दादा दादी, सारे लोग जो हैं सर्वोदय आंदोलन से, गांधीयन विचारधारा से जुड़े रहे हैं। अच्छा। और फ्रीडम फाइटर रहे हैं मेरे दादाजी भी, नाना जी भी। और उन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी समाज के काम में ही लगाई है। तो ये मेरे लिए सहज था कि मेरे अंदर भी वो उसी माहौल में पली बढ़ी थी, तो लगाव भी था, उस काम के प्रति आकर्षण भी था। और एजुकेशन के बाद, शिक्षा के बाद जो BHU से मैंने पढ़ाई की, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की, और PhD भी 2 बार ज्वाइन की। पर काम की धुन थी और एक क्रेज़ था कि नहीं, गांव में जाके काम करना है। ख़ास करके जब जिस वक्त पढ़ रही थी और रिसर्च प्रोजेक्ट्स में काम कर रही थी, तो ये लगा कि महिलाओं की स्थिति को देख करके ये महसूस हुआ कि गांव में जाना, और ख़ासकर पंचायतों का जो निर्णय आया, पंचायती राज में जिस तरह से महिलाओं को भागीदारी मिली, तो सबसे पहले मैं गांव में जाना शुरू किया मैंने। और उसी दौरान मुझे लगा कि ये काम करना बहुत ज़रूरी है पूरे। और फिर मैं लगातार अपनी छोटी सी संस्था भी बनाई मैंने, और बच्चों और महिलाओं के बीच में तब से लगातार काम कर रही हूँ। संस्था का नाम? विज़न नाम है मेरी संस्था का। विज़न। तो यूँ कहें कि आपकी प्रेरणा आपके परिवार के ही लोगों से बिल्कुल शुरू होती है। अच्छा, समाज में आपके काम का अनुभव कैसा है? आपको कैसा लगता है? और आपने बेसिकली, जैसे कुछ लोग काम करते हैं, महिलाओं को लेकर काम करते हैं, बच्चों को लेकर काम करते हैं, तो आपने किसके लिए अपनी सेवा दी है? देखिए, मैं 2 तरीके हैं ना काम करने के। एक होता है ट्रेडिशनली जो लोग अपनी लाइफ समाज में लगाते थे, एक वो पुराना तरीका था जिसमें मेरे माता पिता और मेरा परिवार लगा रहा कि वहाँ कोई अपेक्षा नहीं होती है, और ना वो कोई उसमें से उस रिवॉर्ड लेने के लिए और उससे कुछ बदले में कुछ चाहने की इच्छा के साथ लोग अपनी सामाजिक जीवन में लगते हैं, और कमज़ोर तबकों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो मेरे माँ बाप ने वही किया। अपनी खुद की जो कुछ भी संपत्ति रही, जो कुछ भी रहा, उनका बैकग्राउंड रहा, वो सब कुछ उन्होंने समाज में लगाया, खर्च किया। लेकिन मैं चूँकि दूसरे तरह से पढ़ाई मेरी हुई और हम लोगों ने काम प्रोफेशनली शुरू किया, तो हमारा अपना, इसीलिए मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन अलग बनाई। हालांकि मेरे पास बहुत बड़ा बेस था, गांधीयन संस्थाओं में एक पहचान रही है पूरे परिवार की, के केंद्र में और शीर्ष में रहा है परिवार। लेकिन मैंने अपना काम खुद से शुरू किया, और उसकी वजह ये थी कि मुझे काफ़ी बड़े बड़े लोगों का सानिध्य मिला। सर्वोदय आंदोलन के जो सहजता से नाम, जिनको आज मतलब उनमें से अधिकांशता ऐसे थे जो देश के शीर्ष नेतृत्व में जाने जाते थे सामाजिक मामलों में, उस तरह के। तो ऐसे तमाम लोगों के साथ सानिध्य बचपन से मिला। तो फिर ऐसी स्थिति में आपको अपनी पहचान बनाना और मुश्किल हो जाता है। तो मैंने शुरुआत की, तो मैंने कभी किसी तरह से
उस पारिवारिक माहौल में और उस चीज़ का लाभ लेने की कोशिश नहीं की। उससे बिल्कुल अलग मेरा अपना काम रहा। अपने दोस्तों के साथ मिल करके एक छोटा सा ग्रुप बनाया और बुनकरों के बीच में, क्योंकि जहाँ रहती हूँ वहाँ आसपास में बस्तियाँ हैं, स्लम्स हैं, तो उनके बीच जाकर घाटों पे जो बच्चे थे उनको जुटा के पढ़ाना और उनके साथ काम करना, उनके बीच में ये शुरुआत हुई मेरी ऐसे। और ऐसे करते करते फिर 2-1 साल के अंदर ही, चूँकि मेरा आंदोलनों से भी लेना देना था उसी दौर में, तो पहचान बन गई थी उस तरह से। तो अपने आप ही लोग मदद के लिए आए और फिर एक सिलसिला हुआ। तो बेसिकली चाइल्ड राइट्स को लेके ही ज़्यादा काम हुआ बनारस में, बुनकरों के भी बस्तियों में, मल्लाह कम्युनिटी जो है उनके बच्चों के बीच में एजुकेशन का बहुत ही ख़राब हालत थी। खासकर सचर कमेटी की जब रिपोर्ट आई तो उसके बाद हम लोगों ने मुस्लिम जो अंसारी कम्युनिटी है साड़ी बुनाई में लगी उन बच्चियों को एक पूरा मॉड्यूल क्रिएट किया और उनको सपोर्ट करके पहली बार ये हुआ कि उस पूरे एरिया में जहाँ मैं काम कर रही थी वहाँ बच्चियों को हम लोगों ने अडॉप्ट किया और 500 से अधिक बच्चियों को बनारस में इंटर और उसके आगे तक की पढ़ाई हम लोगों ने फेलोशिप दे करके कराई। अच्छा। और ये सारा काम सपोर्ट मुझे मिलता रहा उस तरह से और बेहद सफल रहा वो पूरा कार्यक्रम। और उसने कुल मिलाकर के उन स्लम्स में और उन जगहों पर फर्स्ट टाइम दे आर फर्स्ट लर्नर फ्रॉम देयर फैमिली, तो एक तरह से एजुकेशन की भी शुरुआत भी बोल सकते हैं और पूरा लिटरेसी का जो रेट था उधर चेंज हुआ इस वजह से। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ रही। दूसरा बहुत बड़ी लड़ाई थी उस वक्त भूखमरी और कुपोषण के खिलाफ, उसको भी हम लोगों ने हाईलाइट किया बुनकरों में जो था। और गरीब तबका जो खासकर शहरी गरीब तबका है, मेरा काम ज़्यादातर स्लम्स में रहा, तो वहाँ देखा हम लोगों ने कि किस तरह की भूखमरी है। वो शायद गाँवों में नहीं उतनी दिखाई देती है जितना शहरी स्लम्स में बच्चों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति खराब है। तो वहाँ की आवाज़ लगातार उठाना, उसको लेकर के लंबा दौर रहा काम करने का। आपका बेसिकली किस एरिया में स्लम्स के बारे में? मैं नक्खी घाट और बनारस में उत्तरी विधानसभा जिसको बोलते हैं नॉर्थ वाला इलाका, अच्छा। उनके आसपास के जो खासकर मिक्स आबादी है जो उस इलाके में काम करती रही हूँ। और उसके अलावा सूजाबाद है, कुछ गांव भी हैं केवटों के जो नाविकों के गांव हैं, उन गांवों में सूजाबाद हैं और सराय मोहना है, इस तरह की बस्तियों में काम करती रही। अच्छा, आपकी संस्था का विज़न क्या है? विज़न सीधे ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी का एक मतलब एक होता है ना कि इंसान की लाइफ का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है और हम साथ में चलें तो सोसाइटी को कुछ देने के लिए चलें और वो आगे लेके जाएं। दूसरा, मेरा शुरू से हम लोगों की जो चिंता थी वो ये थी कि जिस तरह का माहौल, सांप्रदायिक माहौल देश में बनाया गया था, जिस समय मैंने लगभग 98 में मैं पढ़ाई करके तुरंत NTPC ज्वाइन किया था मैंने। अच्छा। विस्थापन के मुद्दे पे वहाँ काम करने गई, 2-3 साल वहाँ काम किया शक्तिनगर में। और उसी दौरान फिर ये सारी चीज़ों को देखा करीब से और फिर मैं लौट कर आई और अपनी संस्था बना के लगी। और पैरेलली आंदोलन का काम भी कोका कोला मूवमेंट के साथ जोड़ के उसके कोका कोला के प्लांट के खिलाफ काम हो रहा। तो एक जो गांधीयन विचारधारा थी और जो सांप्रदायिक माहौल देश में उस दौर में बन रहा था, तो बाबरी वाला मामला और उसके पहले दंगों की पृष्ठभूमि और सब, तो ये बहुत गहरी चिंता थी कि ऐसी कम्युनिटीज़ जिसको जानबूझ के एकदम साथ में बनारस में जिसको साझा बोलते हैं, वो सबसे बड़ा उसका बेस जो है बनारसी साड़ी और उसके बुनकर हैं। और तो उनके बीच में जो दूरी आ रही है उसको दूर करने के लिए हम लोगों को ज़रूरी है कि उनके बीच में जाके काम करें। तो मेरा मुस्लिम कम्युनिटी में जाके काम करने का उद्देश्य वही था। और वो अटैक चूँकि पिताजी और हमारे पूरा परिवार सद्भाव अभियान के नाम से बनारस में काम कर रहा था, ऑलरेडी हम लोगों के बीच में ये समझ थी। मेरी ननिहाल गुजरात में है, तो दंगों को हम लोगों ने बहुत करीब से देखा वहाँ, उस दौर में जाके वहाँ भी काम करने गए। अच्छा। और महसूस किया कि जो दो कम्युनिटीज़ के बीच में जो झगड़े बढ़ रहे हैं और टेंशन बना कर और एक गैप क्रिएट किया जा रहा है, उसको दूर करने के लिए आपको करना चाहिए कुछ। क्योंकि मैं करती तो काम दिमाग में गांधी की सोच को ही लेके हूँ, वो इनबिल्ट है हमारे अंदर। अच्छा। तो वो सीधा सा बात है कि गांधी जाते जाते सिर्फ 2 काम बोल कर गए, छोड़ कर गए एक तरह से। उनका पूरा फोकस उनके लास्ट फेज में आप देखेंगी तो वो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते लड़ते ही उनकी जान गई और दूसरा जातिवाद के खिलाफ।
उन्होंने जो मूवमेंट शुरू किया वो भी एक कारण बना उनकी जान लेने के लिए। जिस विचारधारा ने उनको मारा उसका रीज़न, वो शुरुआत में उन्होंने 6 बार हमले किए गांधी पे, तो शुरुआत तब होती है जब वो अम्बेडकर के साथ बातचीत शुरू करते हैं और मंदिरों में अछूतों के प्रवेश के लिए मतलब शुरुआत करते हैं, तभी उनके ऊपर अटैक होना शुरू होता है। तो ये बहुत क्लियर हम लोगों को पता है कि ये काम है जो गांधी नहीं कर पाए एक तरह से पूरा, जो गांधीयंस जो भी मानते हैं खुद को, उनको ये करना है सोसाइटी में, ये और बहुत बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज को ले करके ही हम लोगों ने काम शुरू किया। ये इट्स नॉट लाइक दैट कि आप बस बच्चों को सोशल वर्क करने गए हैं और कुछ बच्चों का कुपोषण दूर कर देंगे कुछ खिला पिला के, इतना नहीं था ऐसा। विज़न बहुत क्लियर था कि हम समाज में जिन लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है उनके बीच में एक सद्भावना का और एक सौहार्द का वातावरण बना रहे, और ये जो मिली जुली कल्चर है वो इस गंदी पॉलिटिक्स की वजह से, नफ़रत की पॉलिटिक्स की वजह से टूटे ना वो तंतु। ये उद्देश्य था काम करने का। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि जो लास्ट टाइम में गांधी जी ने कहा था, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग, मैंने देखा है, गौर किया है, कुछ लोग वजह मानते हैं इस बात का कि हिंदू और मुस्लिम का जो विरोध या फिर दोनों के बीच में जो खाइयाँ पैदा हुई हैं उसकी वजह भी कहीं ना कहीं वो रहे हैं। तो हाँ, इसके लिए यही प्रचार है ना। हाँ। आज भी मैं जो काम कर रही हूँ, मैंने शुरुआत में ही बताया कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर अभी काम कर रही हूँ, और उसमें बिल्कुल क्लियर अभी भी हम लोग जो प्रशिक्षण दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दुष्प्रचार है और ज्ञान बांटा जाता है, झूठ फैलाया जाता है, असली लड़ाई देश में अभी वही है कि आप गोडसे की लाइन पे चलेंगे या गांधी की लाइन पे चलेंगे। और वहाँ यूथ को खास करके जो गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है, पढ़ा दिया गया है इनफैक्ट, उसको कैसे डिलीट किया जाए और उसकी सच्चाई कैसे बताई जा सके कि ये सच है, हम वही काम कर रहे हैं। और पिछले 3 महीनों से मैं करीब 30 जिलों में घूमी हूँ। रोज़ एक नया जिला, रोज़ एक नई विधानसभा, वहाँ 200-250-300 लोग आते हैं अपने आप, और उनके बीच में ये बातें रखना कि ये देखिए ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है और उसके सामने ये सच्चाई है। ये काम कर रहे हैं और के साथ, बिल्कुल तथ्य के साथ और बाकायदे प्रेजेंटेशन के साथ हम बता रहे हैं। हमारा मुख्य जोर ही यही है कि जो आज जो ये पॉलिटिक्स खड़ी की जा रही है और ख़ास करके मिस इन्फॉर्म किया जा रहा है, और मिस इन्फॉर्म ही नहीं, मिसगाइड करके लोगों को एक दूसरे के लिए इतना दुश्मन बनाया जा रहा है कि लोग मरने मारने पर, लिंचिंग करने पर उतारू हैं। कहीं भी कितनी भी आसानी से कोई भी किसी को मारने के लिए चला जा रहा है। इवन पुलिस का रोल उस तरह का हो गया है क्योंकि उनके दिमाग में भी वो नफरत भर दी गई है। तो इसके ऊपर काम करना सबसे ज़रूरी है, खास करके तब जब सामने चुनाव हो तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो हम लोग, मेरा अभी तक काम एज ए बोर्ड मेंबर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पावर के साथ काम कर रही थी, तो मुश्किल था पॉलिटिकली इस तरह से इन्वॉल्व होना। 5 साल वहाँ, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी काम था और वहाँ भी इस तरह की घटनाएं देखने में मिली बहुत आयत में। तो वहाँ मैंने रोल किया जो करना चाहिए था मुझे, लेकिन उसके बाद फिर जब जैसे ही वहाँ से निकली उसके अगले दिन से ही ये इन जिलों में जाना शुरू कर दिया, और अभी तो पूर्वांचल के लगभग सारे जिलों में, 30 जिलों में घूम चुकी हूँ मैं। कभी आपने ऐसा कोई सामाजिक कार्य किया जब लगा हो कि बहुत जोखिम भरा है ये, लेकिन करने के बाद आपको बहुत खुशी मिली, ऐसा कोई काम आपका? ये तो लाइफ का पार्ट है। अगर आप इस तरह के चैलेंज पे जा रहे हैं जहाँ शुरुआत ही आज़ादी के 5 महीने भी नहीं बीते थे और देश में जो सब, या दुनिया में जो एक सबसे बड़ा लीडर के रूप में एस्टैब्लिश हो चुका था बंदा, उसको एक सोच ने मार दिया, तो वो रिस्क तो हम जैसे लोग जो उस लाइन पे काम कर रहे हैं उनके साथ रोज होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई खतरा ना हो, वो लगातार रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग टारगेट पे रहते हैं और रहे हैं अभी। अच्छा, आपने अभी तक, आपने कहा आपकी यात्रा 25 वर्षों से जारी है जी, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, तो आपको अभी तक का कौन सा ऐसा काम लगता है कि हाँ, हमने उसमें बहुत सफलता प्राप्त कर ली है और वो बहुत मजबूत स्थिति में है जिनके लिए हम लड़े? ऐसे कौन से तबके के लोग हैं या फिर बुनकर हैं, ऐसा कौन है? नहीं, मुझे लगता है कि कम्युनिटी अपना काम खुद से करती है। हम लोग एक केवल उनको, जिसको कहते हैं ना, या तो हम एक सपोर्टर के तौर पर या उनको
थोड़ा सा पुशअप करने के लिए जो जहाँ उनको ज़रूरत है उस रूप में काम करते हैं, या फिर कुल मिलाकर हमारी भूमिका ट्रेनर की और लाउड स्पीकर की होती है कि उनके मुद्दों को हम ऊपर तक ले जाएं, एडवोकेसी करें, या उनको जहाँ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, स्किल जिसको कहते हैं, उसमें मदद करें। मैं कभी भी ये नहीं मान के चलती हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट उस तरह से अपना दिखा करके करूं। जो कुछ भी लड़ाइयाँ हुई हैं वो लोगों ने खुद लड़ी हैं और उन्होंने जीती हैं, और ये हम्बलनेस नहीं होती है तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अचीवमेंट होता है। वो अचीवमेंट आपको अपने अंदर मिलता है, वो खुशी मिलती है, संतोष मिलता है कि एटलीस्ट मुझे जो ज़िंदगी मिली है उससे तमाम और लोगों की भी ज़िंदगियाँ बदलती हैं और अच्छी होती हैं, और उसी लिहाज से मैं अपना अचीवमेंट देखती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो आए पीड़ित के तौर पर, 50 ऐसे लोग हैं, मैं जानती हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती, जो आए तो थे इस हाल में कि बस नहीं जीना है इस कंडीशन में। लड़कियां, खासकर महिलाएं, जो कहीं से भी उनको कोई किसी तरह की उम्मीद नहीं बची थी, लेकिन आज वो अच्छी कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, और बढ़िया से स्ट्रगल करके अपनी लाइफ में स्टैब्लिश हैं। तो मेरा अचीवमेंट तो वही है सबसे बड़ी बात। तो आपके संस्था में और कितने लोग हैं जो जुड़ के यहाँ काम करते हैं? क्या वो केवल महिलाएं हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले 5-6 सालों में देखिए लगातार हमले हुए हैं, क्योंकि मेरी विचारधारा और मेरा परिवार अच्छी तरह से सामने से स्ट्रगल कर रहा है आरएसएस और संघ की विचारधारा से। तो जब ये गवर्नमेंट आई तो हमने एक फैसला लिया कि हम लोग कोई मदद एज ए प्रोजेक्ट, और जो मैं चला रही थी पहले, और पैसे लेके काम नहीं करेंगे। तो हमारी संस्था में कोई इस वक्त पेड वर्कर के तौर पर कोई नहीं है। ऑनररी सब लोग अपनी तरह से एक कंट्रीब्यूशन के तौर पर काम करते हैं, और ऐसे टीम है हमारी। अच्छा। आप एक महिला हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी, तो जब आप क्षेत्रों में आई होंगी, एक महिला होने के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता होने का जो चुनौती है, उसका कभी आपको सामना करना पड़ा? कभी किसी ने इसका वो किया? वो रोज सामना करना होता है। मेरी एज 50 है, मतलब 50वां साल है मेरा। जी। लेकिन आज भी आपकी पहचान, और खासकर तब जब आप बराबरी में काम करते हो, ये पूरी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको परेशान करती है, थोड़ा बहुत नहीं, ज़बरदस्त तरीके से तो परेशान करती है। अभी भी ये क्वेश्चन किया जाता है, आपको क्या ज़रूरत है ये काम करने की? क्योंकि ये जो टीम बनी है जिसमें मैं 3 महीने से हूँ, मैं अकेली महिला हूँ। अच्छा। कोई नहीं है, पूरे 5 टीमें बनी हैं, उसमें सिर्फ मैं महिला हूँ, और मैंने जिद करी थी कि नहीं, मैं करूँगी। अच्छा। क्योंकि वहाँ भी यही, अरे आप कैसे करोगे? तो ये बावजूद इसके कि 40% भागीदारी की बात की जा रही है, पर जो माइंडसेट है नीचे जाकर और सब जगह वहाँ यही होता है कि महिला का काम घर में बच्चों को संभालना, रोटी बनाना, घर का काम करना है, और मतलब वो एक प्रोटेक्टिव हो करके भी वो आपको रोकता ही है, मतलब आपके लिए बैरियर ही खड़े करता है। वहाँ सपोर्ट जो होना चाहिए वो देने को नहीं तैयार होता है। तो ये तो स्ट्रगल हर महिला को हिंदुस्तान में करना होता है, और खासकर ये जो पूर्वांचल है तो यहाँ तो कुछ ज्यादा ही होता है वो। अच्छा। वो तो यूँ कहूँ कि आपको संघर्षों का सामना जबरदस्त तरीके से करना बाहर तक भी करना पड़ा है। बिल्कुल करना पड़ा है, और लास्ट तक आपको ये सफाई देनी पड़ती है कि आपके साथ कोई पुरुष क्यों नहीं है, और अगर नहीं है कोई है तो क्यों है। ये जवाब आपको हर बार देना होता है, हर समय हर कोई पूछ सकता है आपसे, कभी भी पूछा जा सकता है ये कि कोई मतलब एज ए हस्बैंड आपके साथ क्यों नहीं है, और कोई नहीं है तो कोई दूसरा भी क्यों है, ये भी सवाल किया जा सकता है। आपको भले यहाँ से वहाँ छोड़ने तक ही उसकी भूमिका सीमित हो तो क्या हुआ, लेकिन ये सारे सवाल हर महिला के साथ पूछे जाते हैं, और हर वक्त उसको कॉन्शियस रहना होता है। हमारे जैसे लोग उसके खिलाफ लगातार लड़ते हैं, क्योंकि मेरी असली लड़ाई, पर्सनली अगर मेरा कोई लड़ाई है तो वो ये इसी पैट्रियार्की के खिलाफ है। आप बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लोग लड़ाइयाँ लड़ते हैं वैचारिक तौर पर और दूसरे मुद्दों के। मुझे नहीं लगता कि दूसरा कोई लड़ाई इस देश में अभी इससे ज़्यादा ज़रूरी है। जी। यही सबसे बड़ी लड़ाई है। इन संघर्षों से, इनफैक्ट जातिवाद से भी बड़ी, मैं सीधे बोल रही हूँ, जाति से भी भयानक बीमारी कोई है तो वो पैट्रियार्की है, भयंकर है। वो उसी रूप में दिखाई देगी आपको, मतलब बहुत ही गहरी जड़ें हैं, बहुत गहरी जड़ें हैं। वो समाज बदलेगा ही नहीं, ना राजनीति बदलेगी, ना देश बदलेगा, जब तक आप इस बीमारी को दूर नहीं करेंगे। ये इतनी गहरी बीमारी है। जी।
आप इन संघर्षों के बावजूद यहाँ तक खड़ी हैं और आगे भी आपका काम जारी है। आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी तरह के तमाम लोगों से बातचीत सुनने के लिए बने रहिए गाँव के लोग चैनल के साथ। धन्यवाद। ये सेकंड